नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार के खास कार्यक्रम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। हम आपको दिखाएंगे कैसे राहुल का बयान उनके लिए ही मुसीबत बन गया है और सदन से योगी का विपक्ष को करारा जवाब। और देखिए क्या है यूपी की सियासत का नया टोपी विवाद। और यह भी आपको दिखाएंगे क्या एक्शन लिया है मेरठ पुलिस ने डॉन बदन सिंह बद्दो पर। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। राहुल गांधी ने उत्तर भारत की राजनीति और दक्षिण भारत की राजनीति के साथ लोगों की तुलना की है, जो उनके लिए अब मुसीबत बनती जा रही है। राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। राहुल गांधी ने उत्तर भारत की राजनीति और दक्षिण भारत की राजनीति के साथ साथ लोगों की भी तुलना की है। उसको लेकर बीजेपी के सभी मंत्री राहुल गांधी की सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उत्तर भारत के लोगों से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। उत्तर दक्षिण की कैसी सियासत? राहुल के बोल, राहुल पर आफत। कांग्रेस उत्तर में अटकी, दक्षिण में भटकी। क्या तारीफ के चक्कर में अपमान कर बैठे राहुल? अपने बयानों के चलते गाहे बगाहे विवाद की जद में आने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर चूक गए। वायनाड से सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल ऐश्वर्य कार्यक्रम के चलते त्रिवेंद्रम में थे। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए वहां के लोगों की तारीफ करते करते उत्तर के भारत के लोगों को कमतर बता बैठे और उनके इसी बयान पर सियासी घमासान चालू है। 15 years I was a member of parliament in the north, and for me coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया और आरोप लगाया कि वो अमेठी के लोगों की समझ पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी जिस उत्तर भारत का अपमान कर रहे हैं, सोनिया गांधी उसी उत्तर भारत के रायबरेली से सांसद हैं। राहुल गांधी ने बयान देकर अमेठी की जनता का अपमान किया है, जिसने उन्हें और उनके परिवार को कई दशकों तक सांसद बनाकर संसद में भेजा। राहुल गांधी का बयान माफी लायक नहीं है। देश में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में इस प्रकार से फूट डालने का प्रयास राहुल गांधी का नया नहीं है। पहले भी कुछ सप्ताह पहले उन्होंने असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ बयानबाजी की थी। उसका परिणाम यह हुआ कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो शायद राहुल गांधी प्रतिबद्ध हैं कि जब तक वो स्वयं कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर देंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी के बयान से मचे सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल के बचाव में सामने आए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए? देश के असल मुद्दे जीडीपी गिरना, महंगाई और चीन की घुसपैठ है और यही मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। बूंदे मुंह गिरी जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों की वीरगति और चीन के द्वारा भारत की सरजमी पर कब्जा, ये आह्वान किया है राहुल गांधी जी ने। ये है देश के मुद्दे, पर इन्हें सुनकर भी जब देश को मुद्दों पर वापसी पर लाते हैं, कोरोना से 1.5 लाख मर गए इस देश के लोग, क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? पर देश के स्वास्थ्य मंत्री एक फर्जी दवाई बेचने के लिए पत्रकार वार्ता करते फिरते हैं, ये सही मुद्दे हैं। इसलिए इस देश में गंभीर मुद्दों को वापस लाने की जरूरत है। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया और आरोप लगाया कि वो अमेठी के लोगों की समझ पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। और अब इसी पर सियासी घमासान जारी है। अब देखना यह होगा कि ये मुद्दा अब कितने दिनों तक सियासत की जमीन को सींचेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास और विजन को तो बताया ही, उसके साथ साथ विपक्ष को उनके मुद्दों पर ही घेरा। नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने बिस पाया,
और कहां से सीखा 10 लाख। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान अभद्रता का जिक्र किया और कहा विपक्ष को महिला होने के नाते राज्यपाल का सम्मान करना चाहिए था। वहीं नेता विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नेता विपक्ष अच्छे आदमी हैं, लेकिन गलत पार्टी में होने के कारण भटक जाते हैं। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष के जरिए प्रदेश को आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और प्रदेश को बदनाम करने की बात कही है। राज्य क्या क्या सत्ता पक्ष का ही है क्या? ये राज्य आपका नहीं है क्या? ये राज्य के प्रति क्या केवल किसी पक्ष का दायित्व है, आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? जब आप लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, और एनसीआरबी की घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो देश और दुनिया के अंदर हम मैसेज करते हैं। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, सदन में टोपी पहनकर आने वाले दूसरे दलों के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि सदन में विभिन्न रंगों की टोपियां ड्रामा कंपनी की तरह लगती हैं। 2.5 साल का बच्चा टोपी पहने व्यक्ति को गुंडा समझता है। एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। सपा के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिए बगैर केरल में राहुल के बयान, कोरोना काल के दौरान 1000 बसों का विवाद, मंदिरों के दर्शन आदि मुद्दों पर खुलकर बोले और आड़े हाथे लिया। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें यूपी के लोगों ने सांसद बनाया वो केरल जाकर यूपी के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। मेरे पास पत्र आया कांग्रेस महासचिव का कि जो मजदूर आ रहे हैं, इन मजदूरों को लाने के लिए हम गाड़ी देना चाहते हैं। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन एक वाहन, मैंने तो इस बात के लिए जांच करने के लिए लगाया कि वाहन, अब कोई कहेगा कि साहब आप राजस्थान से, जो दिल्ली से या राजस्थान से आप बस देंगे, तो मैंने कहा वहां नजदीक लगाएंगे, उनको मैं बिहार बॉर्डर पे लगा के क्या करूंगा। तो मैंने इसलिए जांच करवाने के लिए दिया। मैंने कहा ये देखो ये वाहन कहां के हैं, वहां नजदीक के सेंटर में उनकी जांच करा दी जाए, लगा दी जाए। जब जांच किया तो बस जिसमें लिखा था बस, मैंने जांच कराया तो पता लगा वो स्कूटर है। डबल डेकर बस लिखा है, पता लगा कि जब जांच कराए तो पता लगा वो तो 3 व्हीलर है। और जब फिर इसकी और जांच कराई गई तो पता लगा कि इसमें से तो आधे वाहन ऐसे हैं जो स्क्रैप में जा चुके हैं, कंडेम है। ये मजाक नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, तो क्या है ये मजाक करने की आदत? किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को इस रूप में ये छूट कौन दे रहा? सीएम ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए इशारों में कहा यूपी आएंगे तो मंदिर भी याद आने लगे हैं। वृंदावन आप क्या बचाएंगे उसको? अरे वो तो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वो सनातन भूमि है भाई। उसका कंस बाल बांका नहीं कर पाया है, आज क्या कोई कर पाएगा? लेकिन भारत की इस प्रकार की छवि को खराब तो मत करिए। ये देश हमारा है, लेकिन भारत की छवि को इस रूप में प्रस्तुत करना, विदेशी राजदूतों के सामने भारत के संगठनों को कटघरे में खड़ा करना, भारत को अपमानित करना, जब सेना सीमा पर लड़ रही हो और दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हो, तब सेना के जवानों को हतोत्साहित करना, ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता है? सीएम ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के एक व्यक्ति ने
किसी जिले में पल्स ऑक्सीमीटर घोटाले का आरोप लगाया था, जिसकी हमारी सरकार ने जांच कराई। हमने दिल्ली के भी रेट मंगाए थे, जहां यूपी से महंगे दाम पर खरीद हुई। दिल्ली में महंगे दाम पर खरीद होने के बाद उस व्यक्ति की जबान नहीं खुली। उन्होंने यहाँ के रेट को कोट किया था कि 1800 से लेकर के 4900 रुपये में, यानी 4900 में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदे गए। हम लोगों ने दिल्ली के रेट मंगाए थे। दिल्ली के रेट क्या थे? 10,000 से लेकर के 50,000। ये दिल्ली सरकार ने खरीदे हैं। और उनको जब बताया गया कि एक मीडिया के एक जो है प्रतिनिधि ने उनको पूछा कि भाई आप तो यूपी के बारे में कहते हैं घोटाला, लेकिन ये दिल्ली में क्या हुआ है, ये दिल्ली में क्या कर रहे हो तुम? आपने देखा होगा उसके बाद से कभी उनकी जबान दूसरी बार खुली नहीं है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे जीवन भर किया है तो वैसे तो व्यक्ति बोलेगा। सदन में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां सरकार के कामों और विजन को सदन के पटल पर रखा, वहीं विपक्ष की हर पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए उनकी मंशा को भी कटघरे में खड़ा किया। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बाराबंकी में किसानों की महापंचायत हुई, जिसे पूरब के किसानों का समर्थन पाने की कवायद की तरह देखा जा रहा है। लेकिन यहां मिले जन समर्थन ने साबित कर दिया है कि किसान कानून को लेकर नाराजगी सबकी एक जैसी ही है। पंजाब और हरियाणा से शुरू हुए किसानों के आंदोलन को अब तक 3 महीने बीत चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी तक फैले आंदोलन की आज अब अवध और पूर्वांचल में भी पहुंच रही है। भारतीय किसान यूनियन ने बाराबंकी में किसान महापंचायत की है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल हुए हैं और महापंचायत में तमाम मुद्दों को लेकर नरेश टिकैत ने सरकार और भाजपा पर निशाना भी साधा है। नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी है, और नहीं किसानों के प्रति उनका मान सम्मान कर रहे हैं किसानों को, तो हम क्या करें? हमारे आंदोलन के सिवा हमारे को क्या रास्ता है? तो कुछ नहीं, सिर्फ परिवार है, किसान परिवार है, वो अपना सब बातचीत कर रहे हैं, अपने दुख दर्द की बात कर रहे हैं। सरकार जो हमने सरकार को सहयोग करा बनाने में, लोगों ने सबने सहयोग करा, और सरकार इस पर खरी नहीं उतर रही, तो विरोध तो लाजमी है, विरोध तो होगा। सभी जिलों में होगी पंचायत? नहीं तो सभी जिलों में हो रही, होगी, आगे भी होगी। बाराबंकी के हैदरगढ़ रोड स्थित हरक चौराहे पर बुधवार को किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल हुए हैं। पूर्वांचल के किसानों को साथ लेने और उनके हालातों पर बात की और एक साथ चिंता भी जाहिर की। आखिर कुछ क्या करे, तू तो समझ में या तो नहीं आ रही बात की। और कह रहे हमने बना दिया कि कोई कानून हमें नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, ऐसा छोड़ दो भाई, ऐसा क्यों ला गए ना, मतलब नुकसान है इसमें। ये लोग कह रहे नहीं नुकसान है, तो हंगामारी की बात कर रहे, जबरदस्ती थोप रहे हमारे। नरेश टिकैत ने आगे कहा कि किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, उसे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए, और अगर ये सरकार रही तो किसानों की अपनी खेती से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल धर्म युद्ध चल रहा है, इसमें अगर आप लोगों ने ढील कर दी तो बर्बाद हो जाओगे भाई, कुछ नहीं रहेगा आपके पास में। आपकी जमीन बचाने की विवाह है, लो देख लो, जमीन हमें जिसे हम जमीन को मां कहे, हमें बच्चों का भी प्यारी है जमीन। जो कोई असली किसान है वो जमीन को खोना नहीं। नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन में विपक्षी दलों के शामिल होने पर कहा कि वो अपनी कोई जमीन की तलाश में आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उन्हें भी तो चुनाव में जनता को मुंह दिखाना है। नरेश टिकैत ने चुनाव में किसी भी दल को समर्थन देने की बात को नकार दिया, कहा जिसे जनता चाहेगी उसे वोट करेगी। पहले बीजेपी को समर्थन देना खुद की सबसे बड़ी गलती भी माना। बहुत जारी रहेगी, बहुत आगे जारी रहेगी, ये कम नहीं होने का। हौसलों के किसानों के हौसले भी पस्त नहीं हुए, किसानों के हौसले भी बुलंद है, और इनकी जाज मांग है, जाज उसमें से कोई ना दबा नहीं सकता। हम
यही चाह रहे बातचीत, सरकार हठधर्मी छोड़े। वहीं बाराबंकी के साथ साथ आगरा में भी किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए और किसानों की अनदेखी और बढ़ी महंगाई पर जमकर निशाना साधा। ये जाति बिरादरी का जहर घोलकर नहीं कामयाब होने के, ये पार्टी का जहर घोलकर नहीं कामयाब होने के, ये तरह तरह के आंदोलन जीवी फला पाकिस्तानी खालिस्तानी नहीं कामयाब होने के। कामयाब होंगे अच्छा व्यवहार दिखाओ, किसानों पर तो गलती मान लो, हमने गलती करी, किसान 90 दिन तक किसान बैठाए रखे। किसानों की महापंचायतें अब पश्चिम से निकलकर पूरब तक आ गई हैं। जैसे जैसे आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे किसानों का आक्रोश भी। अभी तक कहा जाता था कि किसान आंदोलन को केवल पश्चिम के किसानों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन बाराबंकी में उमड़े जनसैलाब ने साफ कर दिया है कि किसानों की नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच लाल टोपी को लेकर वार और पलटवार देखने को मिला है। एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। वो तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। टोपी क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाई? ये पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में जितने लोगों को अपमानित होना पड़ा, गरीब गया तो इसको इलाज नहीं मिला, अगर इलाज के लिए गया तो उसको दवाइयों का इंतजाम नहीं हो पाया, और अब तो खेल खत्म सरकार का। उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही थी कि 5 साल में उनका जीवन बदलेगा। किसान सोच रहा था उसका भाग्य खुल जाए। 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाई? ये पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में जितने लोगों को अपमानित होना पड़ा, गरीब गया तो इसको इलाज नहीं मिला, अगर इलाज के लिए गया तो उसको दवाइयों का इंतजाम नहीं हो पाया, और अब तो खेल खत्म सरकार का। उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही थी कि 5 साल में उनका जीवन बदलेगा। किसान सोच रहा था उसका भाग्य खुल जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। नौजवान सोच रहा था उसका काम रोजगार नौकरी मिल जाएगी। ये तो दूसरों का काम अपना काम बताने में लगे हुए हैं। क्या आप नहीं देखते कि जहां तक लखनऊ में मेट्रो जाती थी समाजवादी सरकार में, वहीं से वापस आ जाती है, आगे नहीं बढ़ा पाए। और अपने जिले में गोरखपुर में क्या मेट्रो बना लेंगे? क्या मामूली से पैसे से मेट्रो बन जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट यही है कि जनता दोबारा इनको चुन करके नहीं भेजेगी। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। ये सरकार जाने वाली है, अब जनता विदाई के लिए तैयार है। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के किसी जिले में किसी भी किसान को एमएसपी धान की नहीं मिली है। गन्ने का आज भी बकाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसानों का गन्ने का बकाया है आज। उनके पड़ोसी जिलों में 100-100 करोड़ बकाया है गन्ने का। उत्तर प्रदेश में जितने किसान हैं गन्ने पैदा करने वाले, गन्ना अभी भी उनका बकाया है। बताओ क्या इंतजाम किया उनको पैसा देने के लिए किसान का? कोई इंतजाम नहीं। वो तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। टोपी क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं,
और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। महिलाएं सोच रही थी उनके कुछ आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उनके जीवन में बदलाव आएगा, उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा। हर एक वर्ग को निराश किया है। 1 मार्च से प्राइवेट अस्पतालों में भी लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। बुजुर्गों को लगेगा फ्री टीका। दूसरे चरण में वैक्सीन की डोज लेने वालों के एज ग्रुप को लेकर सरकार ने फेरबदल कर दिया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में वैक्सीनेशन अभियान जारी है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 1 मार्च से बुजुर्गों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा सकेगी। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो सरकार के नियमों के तहत वैक्सीन पाने के पात्र हैं। बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया था कि 1 मार्च से बुजुर्गों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, वहीं दूसरे चरण में बुजुर्गों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। 45 के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटी है, माने भाई डायबिटीज है, हार्ट है, उसकी जो लिस्ट होगी वो आएगी, हेल्थ स्वास्थ्य विभाग देगा, तो वो 45 के ऊपर। लेकिन 60 के ऊपर कोई भी जिसको कोई बीमारी नहीं वो भी जाके वैक्सीन ले सकता है। दिस इज अवर सेकंड फेज। दूसरे चरण में वैक्सीन की डोज लेने वाले एज ग्रुप को लेकर सरकार ने फेरबदल किए हैं। वैक्सीनेशन में हुआ बदलाव। 60 साल उम्र के ऊपर वालों को वरीयता। पहले 50 साल उम्र के ऊपर लोगों को लगनी थी। 45 साल के गंभीर बीमारों को लगेगी वैक्सीन। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का ही फ्री वैक्सीन ऐप में डेटा फीड किया जाएगा। देश में 60 वर्ष से अधिक लोगों की आबादी 45 से 50 की उम्र के लोगों की तुलना में कम है। अस्पताल में दी जाने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड होगी। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोरोना वैक्सीन लेने वालों के सामने दोनों वैक्सीनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा या नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बिल्लो, बिल्लो 2 मिनट फोन करता हूँ। सुन बिल्लो, सुन। वैसे मैंने पराठे बनाए आपके लिए, दही ले आना। हाँ। दही? कौन सा? ये भी कोई पूछने की बात है। सबको पता है दही तो बस अमूल मस्ती दही। ये भी कोई पूछने की बात है? हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। बधाई हो दिल्ली, आपकी दोबारा चुनी हुई दिल्ली सरकार को 1 साल हो गया है। तरक्की के इन 6 सालों में दिल्ली सरकार ने खूब सारे काम किए हैं, जिससे दिल्ली पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जिन्होंने सबको रास्ता दिखाया, जैसे होम आइसोलेशन, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, ऑक्सीमीटर बांटना, शहीद कोरोना वॉरियर्स के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देना। कुछ ऐसे कदम थे जिससे दिल्ली मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने हर दिन लाखों दिल्ली वासियों को खाना खिलाया और मुफ्त राशन भी दिया। बिजली के क्षेत्र में हमारी दिल्ली देश का इकलौता राज्य है जहां पिछले 6 सालों में घरेलू उपभोक्ता के एनर्जी चार्जेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिसंबर 2020 में दिल्ली के 38 लाख परिवारों का बिजली बिल 0 आया है। इस बार पराली की समस्या का हल भी निकाला और अब दिल्ली के हमारे किसान भाई पराली को खाद में बदल पा रहे हैं, जिससे प्रदूषण पर एक बड़ी जीत मिली है। और क्या कभी आपने सोचा था कि सरकारी स्कूल के रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से बेहतर आएंगे? बोर्ड एग्जाम्स में 98% रिजल्ट्स लाकर हमारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने ये भी कर दिखाया। सरकारी कार्यों में देरी के बारे में तो आपने पहले बहुत सुना होगा,
पर कभी सुना था कि सरकारी काम समय से पहले खत्म हो गए? दिल्ली सरकार ने अनेक फ्लाईओवर समय से पहले खत्म भी करे और साथ ही इनके निर्माण में 500 करोड़ से भी अधिक पैसे बचाए। इस तरह हमारी दिल्ली 2021 की वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज की लिस्ट में शुमार हुई और ऐसा करने वाली दिल्ली हमारे देश का इकलौता शहर है। ये सब दिल्ली सरकार कर पाई क्योंकि आप सभी का सहयोग और भरोसा हर कदम पर दिल्ली सरकार के साथ था। तरक्की के 6 साल। MDH किचन किंग मसाले को किंग